हेलो एवरीवन। अपन लोग पढ़ रहे हैं प्लांट ब्रीडिंग और अपन ने लास्ट लेक्चर तक सिलेक्शन के मेथड्स पढ़े थे। किस तरीके से मास सिलेक्शन करते हैं, प्रोजेनी सिलेक्शन क्या है, प्योर लाइन सिलेक्शन क्या है, क्लोनल सिलेक्शन के बारे में भी देखा था। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक के बारे में। फिर हम बात करेंगे इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, हेटेरोसिस क्या है, या फिर हाइब्रिड विगर क्या है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको अपने को डिस्कस करना है आज। तो चलिए शुरुआत करते हैं हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, देखो हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक है वो एकदम सिंपल, आपको पता है आपको क्या करना है। यहां पे स्टेप बाय स्टेप अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आपको सबसे पहले पेरेंट प्लांट सेलेक्ट करने हैं कि डिसाइड करोगे आप कि कौन से प्लांट्स को आप एज पेरेंट यूज लेना चाहते हो। वो डिसाइड हो जाएगा तो फिर उसके बाद में यदि कोई बाइसेक्सुअल प्लांट है तो उसमें इमैस्कुलेशन की जरूरत हो सकती है। अब इमैस्कुलेशन के कई तरीके होते हैं, वो तरीके डिस्कस कर लेंगे। फिर वही पॉलिनेशन कराना, बैगिंग करना, ये सारी चीजें हैं जो अपने को ओवरऑल तो पता है। अब मैं आपको जो है वो थोड़ा सा अलग से क्या बताऊंगा। यहाँ पे इमैस्कुलेशन के तरीके हो गए, कौन से केमिकल्स यूज किए जा सकते हैं, या कोई हॉट वाटर ट्रीटमेंट है, कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट है, अल्कोहल ट्रीटमेंट है, ऐसी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के अंदर फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं। फॉलोइंग स्टेप्स, सबसे पहला स्टेप है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, आपको पेरेंट्स का सिलेक्शन करना है। आपको यह डिसाइड करना है कि किस प्लांट को आप एज मेल यूज करेंगे, किस प्लांट को आप एज फीमेल यूज करेंगे। दूसरी बात, एक प्रोसेस है इमैस्कुलेशन। इस प्रोसेस की जरूरत पड़ भी सकती है, नहीं भी पड़ सकती है। तो ये देखेंगे क्या होता है। इमैस्कुलेशन के बाद में बैगिंग, बैग बांधना, उसके बाद में टैगिंग, टैगिंग टैगिंग का मतलब उस पर टैग लगाना प्लांट पे, कितने नंबर का प्लांट है, किस डेट पर पॉलिनेशन हुआ है। तो वो तो एक सिंपल सी बात है, उसमें कोई भेद नहीं है ज्यादा स्पेशल। और उसके बाद में पॉलिनेशन करना, डिजायर्ड पॉलिनेशन। फिर उसके बाद में रीबैगिंग करना, वापस से भी तो ढकोगे। तो ये कुछ तरीके होते हैं। अब इन तरीकों के अंदर सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स जो है वो मैं आपको यही बता देता हूं, क्योंकि इसमें कोई वैसे विशेष है टेक्निक है नहीं। आपको जो पसंद हो आप उन दो प्लांट के बीच क्रॉस कराओ, तो उसमें तो कोई विशेष बात नहीं है। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स का मतलब यह है कि आपको क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल प्लांट्स फॉर क्रॉसिंग। क्रॉसिंग के लिए मेल एंड फीमेल प्लांट का सिलेक्शन करना है एंड दैट्स इट। तो ये हुआ अपने पास में सिलेक्शन। अब इमैस्कुलेशन वाला जो पार्ट है मैं आपको वो थोड़ा डिटेल में बता देता हूं। इमैस्कुलेशन, सबसे पहले तो इमैस्कुलेशन का मीनिंग क्या है वो समझ लीजिए। इमैस्कुलेशन का मतलब होता है यदि कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है या बाइसेक्सुअल प्लांट है जिस पे मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही प्लांट पे होते हैं या एक फ्लावर में होते हैं, तो उन प्लांट से मेल पार्ट को हटाना उसे कहते हैं इमैस्कुलेशन।
इमास्कुलेशन का मतलब हो गया रिमूवल ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स फ्रॉम ए बाइसेक्सुअल फ्लावर और प्लांट। मैं समझा देता हूं आपको कैसे करना है। आप 3 कंडीशन है वो समझने की कोशिश करिए। कंडीशन 3 कौन कौन सी है? पहली कंडीशन ये है कि लेट से ये प्लांट है और इस प्लांट के ऊपर एक फ्लावर लगा हुआ है, मतलब बहुत सारे फ्लावर लगे हुए हैं। और खास बात ये है कि ये जो फ्लावर है ये फ्लावर बाइसेक्सुअल है, ठीक है। तो इस प्लांट के सारे फ्लावर बाइसेक्सुअल ही होंगे। ये हो गया बाइसेक्सुअल फ्लावर। एक चीज, दूसरी चीज देखो, दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि कोई प्लांट है, जैसे मक्के का प्लांट होता है, उसमें मेल इन्फ्लोरेसेंस ऊपर लगा होता है और फीमेल इन्फ्लोरेसेंस नीचे लगा होता है। मेल फीमेल फ्लावर्स अलग अलग है पर है वो एक ही प्लांट के ऊपर। ऐसे प्लांट्स में ऊपर की साइड में मेल फ्लावर्स होते हैं, क्योंकि पोलन ग्रेन नीचे गिरेंगे तो नीचे फीमेल फ्लावर होंगे, तो आराम से बिना कोई टेंशन के पॉलिनेशन हो जाता है। तो ये तो है ओनली मेल फ्लावर। और इसी प्लांट के ऊपर फीमेल फ्लावर भी है, तो प्लांट तो कम से कम बाइसेक्सुअल हो ही गया। ये है फीमेल फ्लावर। तो एक केस तो ऐसा हो सकता है। तीसरा केस देखो, ये कोई प्लांट है, जैसे पपाया प्लांट हो सकता है, कोकोनट प्लांट हो सकता है। इस प्लांट के अंदर सारे के सारे फ्लावर्स हैं वो फीमेल फ्लावर्स ही हैं, यानी कि ये तो पूरा प्लांट ही कैसा है? फीमेल प्लांट है। और इसी प्लांट के पास में इसी की स्पीसीज का कोई मेल प्लांट है वो लगा हुआ है। ये पूरा का पूरा प्लांट फीमेल प्लांट है और ये पूरा का पूरा प्लांट मेल प्लांट है। जैसे पपाया हो गया एग्जाम्पल। क्लियर हुआ? अब आप एक चीज समझो, इमास्कुलेशन क्या है? इमास्कुलेशन का मतलब है मेल सेक्स ऑर्गन को हटाना। तो जो हमारा पहला केस है, इस पहले केस में हम क्या करेंगे? एक फ्लावर के अंदर इससे पहले कि पोलन शेडिंग हो जाए, इससे पहले कि पोलन ग्रेन है वो बाहर निकल के सेल्फ पॉलिनेशन कर दे, हम मेल पार्ट को ही हटा देंगे, एंथर्स को या पूरे के पूरे स्टेमन को हटा देंगे। दूसरे केस के अंदर एक पूरा मेल फ्लावर है, हम उसको हटा देंगे। और तीसरे केस में हम पूरे के पूरे प्लांट को हटा देंगे। हालांकि जो तीसरा केस है, इट इज नॉट द इमास्कुलेशन प्रोसेस इन रियल सेंस। रीजन, इमास्कुलेशन का मतलब एक फ्लावर में से मेल पार्ट को हटाना। हमने तो पूरा मेल प्लांट ही हटा दिया, बट खैर काम ये भी करना जरूरी है। यदि फीमेल प्लांट के आसपास मेल प्लांट्स प्रेजेंट है तो हमें उन प्लांट्स को हटाना पड़ेगा, ताकि क्या पता हमारे जानकारी के बिना पॉलिनेशन हो जाए। अब पॉलिनेशन कोई आंखों से दिखेगा तो है नहीं, पोलन ग्रेन की उड़ के गया दिख रहा है अपने को और अपने रोक लिया, इसलिए मेल पार्ट्स को हटा देते हैं। तो इमास्कुलेशन की प्रोसेस आपको समझ में आई? वैसे देखा जाए तो थर्ड जो केस है हमारा, ये थर्ड केस इमास्कुलेशन नहीं है, नॉट इमास्कुलेशन। इन
रियल सेंस। ये तो हमने एज्यूम किया है कि मान लो फीमेल फ्लावर, फीमेल प्लांट के सराउंडिंग में मेल प्लांट है, मान लो, गारंटी थोड़ी है मेल प्लांट्स होंगे वहां पे। अगर एक फील्ड में आपने मान लो जानबूझ के सारे प्लांट फीमेल प्लांट ग्रो करा रखे हैं, तो फिर तो ये वाली प्रोसेस की जरूरत ही नहीं है। आई मेरी बात समझ में? तो ये रियल सेंस में इमास्कुलेशन नहीं है। अब आप एक और चीज समझे, एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहते हैं एंथेसिस। देखो एंथेसिस के आपको मैं दो मीनिंग बता रहा हूं। एक मीनिंग तो मैंने एनसीईआरटी में पढ़ा था, पुरानी वाली एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है मेरा, और एक मीनिंग है वो मैंने दूसरी किताब में पढ़ा है। तो हमारी जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है वो ये कहती है कि एंथेसिस का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ ओपनिंग ऑफ फ्लावर बड। जब कोई फ्लावर की बड बंद होती है तो वो धीरे धीरे खुलती है, उस प्रोसेस को एंथेसिस कहते हैं। ये एक मीनिंग है इसका। और जो दूसरा मीनिंग मैंने पढ़ा था, वो दूसरा मीनिंग ये है कि एंथर से पोलन ग्रेन के निकलने की प्रोसेस, इसे कहते हैं प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ प्रोसेस of shedding of pollens from anther। एंथर से पोलन ग्रेन निकलने की प्रोसेस। तो आप दोनों ही चीजें ध्यान रख लीजिए, कल को एग्जाम के अंदर इनकेस आ जाए तो इन दो में से कोई एक चीज होगी, दोनों तो साथ में नहीं होंगे। अब एक और चीज मैं आपको यहां पे बता देता हूं, नोट डाल के। नोट, अगर कोई फीमेल फ्लावर है, ओनली फीमेल फ्लावर, तो उस फ्लावर के अंदर मेल पार्ट नहीं है तो इमास्कुलेशन भी प्रोसेस नहीं होगी। यदि कोई फ्लावर कंप्लीटली फीमेल है तो उसे भी हम इमास्कुलेट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये भी नॉट रियल इमास्कुलेशन, ये भी रियल इमास्कुलेशन नहीं है। तो एक चीज आपको लिखनी है, वो लिखिए, इन फीमेल फ्लावर इमास्कुलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। इमास्कुलेशन की जरूरत नहीं होती है। तो ये आप सारा का सारा लिखें, फिर अपन आगे बात करते हैं इमास्कुलेशन के तरीकों की, मेथड्स ऑफ इमास्कुलेशन। तो अब अपन बात करते हैं मेथड्स ऑफ इमास्कुलेशन की। मेथड्स ऑफ इमास्कुलेशन, क्या मेथड्स हैं इमास्कुलेशन के? सबसे पहले ये है एक सिंपल मेथड जिसे हम तभी कर पाएंगे जब बहुत बड़े साइज के फ्लावर होंगे, यानी कि ये हैंड इमास्कुलेशन है, हाथ से हैंड इमास्कुलेशन। हैंड इमास्कुलेशन, हैंड इमास्कुलेशन कब होगा? जब लार्ज साइज के फ्लावर्स होंगे। इट इज फॉर लार्ज साइज्ड फ्लावर। अब और तो कुछ है ही नहीं इसमें समझाने लायक, क्या बताऊं, बताओ। फ्लावर है वो काफी सफिशिएंट लार्ज साइज का है और उसके अंदर स्टेमन एंड गाइनोशियम दोनों बन गए हैं, स्टेमन पिस्टल दोनों हैं।
और आप आसानी से स्टेमन को हाथ से हटा सकते हो, दैट इज हैंड इमास्कुलेशन। तो इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। देखो, दूसरा है सक्शन प्रेशर से इमास्कुलेशन। सक्शन इमास्कुलेशन, सक्शन इमास्कुलेशन यानी कोई अपने पास में मान लो वैक्यूम प्रेशर क्रिएट करने के लिए कुछ हो, है ना, और उससे अपन सक करें। ये छोटे फ्लावर्स के लिए सही रहेगा। अब इसमें भी ज्यादा कुछ समझाने वाली बात नहीं है कि एक फ्लावर लगा हुआ है ऐसे, तो हमें उतना ही प्रेशर जनरेट करना है उससे वैक्यूम से, ताकि वो मेल पार्ट है वो खींच के टूट जाए। हमें फीमेल पार्ट का ध्यान रखना है, फीमेल पार्ट को कुछ नहीं होना चाहिए, वही बातें हैं। सो सक्शन प्रेशर लगा करके हम छोटे फ्लावर्स में ये काम कर सकते हैं, फॉर स्मॉल साइज्ड फ्लावर्स, है ना। ये लिखने की जरूरत नहीं है कि प्रेशर शुड बी एज लो एज ओनली मेल पार्ट इज रिमूव्ड, ऐसे करके छोटी छोटी बातें हैं। तो इसमें भी ज्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए। अब तीसरा मेथड देखो, तीसरा है बाई हॉट वाटर। बाई हॉट वाटर आपको क्या करना है, पूरे फ्लावर को हॉट वाटर के अंदर डुबोना है। अब ये सारे प्लांट्स के साथ नहीं किया जा सकता, जिनके साथ किया जा सकता है उनके अंदर ये मैटर करेगा कि कितना हॉट वाटर रखना है, कितनी देर तक रखना है। तो अपन ये काम ऐसे अपनी मर्जी से नहीं कर सकते कि हाँ चलो ठीक है 50 डिग्री पानी के अंदर डुबो दो। एक एग्जाम्पल बताता हूं आपको, जैसे ये वाला पार्ट है वो राइस प्लांट के अंदर किया जा सकता है। राइस प्लांट का जो इनफ्लोरेसेंस है, राइस इनफ्लोरेसेंस, उस इनफ्लोरेसेंस को 10 मिनट्स के लिए 40 डिग्री से लेके 44 डिग्री सेल्सियस तक हॉट वाटर के अंदर रखना है। 10 मिनट के लिए पूरा का पूरा इनफ्लोरेसेंस उसमें डुबोना है। इससे क्या होगा, जो मेल फ्लावर्स होंगे या मेल पार्ट होंगे उनकी डेथ हो जाएगी। बस ये कर सकते हैं। फिर एक और तरीका, बाई कोल्ड वाटर। बाई कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर ये भी राइस में कर सकते हैं अपन। तो कोल्ड वाटर वाले केस में क्या करेंगे, जो राइस इनफ्लोरेसेंस होगा, राइस इनफ्लोरेसेंस, इस राइस इनफ्लोरेसेंस को 10 मिनट्स के लिए 0 डिग्री से लेके 6 डिग्री सेल्सियस तक में रखना है आपको। तो ये एक काम है, वो भी किया जा सकता है। फिर उसके बाद में अल्कोहल ट्रीटमेंट भी हो सकता है। अल्कोहल ट्रीटमेंट, अल्कोहल ट्रीटमेंट राइस में नहीं करते। अब वो तो मैंने बोला ना, हर प्लांट के अंदर अलग अलग कंडीशन होती है। ये करते हैं अल्फा अल्फा, अल्फा अल्फा, मेडिकागो सेटाइवा जिसको बोलते हैं। अल्फा अल्फा के जो फ्लावर्स हैं, इन फ्लावर्स को 10 सेकेंड्स के लिए, ओनली 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स के लिए 75% इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल में डुबो के रखना है। तो आप लिख लो ये 10 सेकेंड्स, ओनली 10 सेकेंड्स सफिशिएंट है, इथाइल अल्कोहल में डुबो के रखना है। तो ये हुआ अपने पास में इमास्कुलेशन के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स। अभी और देखो, हम चाहें तो
कुछ केमिकल्स का यूज भी कर सकते हैं। इन केमिकल्स को बोलते हैं गैमेटोसाइड्स, जो गैमेट को मार दे, गैमेटोसाइड। जैसे फंगीसाइड, हर्बिसाइड, वैसे गैमेटोसाइड। गैमेटोसाइड्स कुछ केमिकल्स हैं, जैसे एक केमिकल का नाम है FW450, ये कॉटन के अंदर यूज किया जाता है। एक है इथरेल, इथरेल, ये केमिकल वीट, राइस, शुगर बीट, इनमें यूज किया जाता है। तो ये दो केमिकल भी याद रख लेना। फिर नेक्स्ट टू दिस, अगर हम मेल स्टेरिलिटी की बात करें, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, या हम सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी की बात करें, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, तो इस केस के अंदर, दोनों केस के अंदर ये जेनेटिक मेथड्स होते हैं। मेल साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी क्या होती है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर म्यूटेशन हो जाए तो पोलन ग्रेन से उनकी डेथ हो जाती है। अब ये तो डीएनए म्यूटेशन जीन की बात हो गई। और सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी भी क्या होती है, जब अपने ही पोलन ग्रेन्स को रिजेक्ट कर दिया जाए बाय द पिस्टिल, तो उसे हम सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी बोलते हैं। इन दोनों केसेस के अंदर कोई केमिकल, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट कुछ नहीं करना। दीज आर द जेनेटिक मेथड्स, जेनेटिक मेथड्स। कोई यदि प्लांट ऐसा है जिसमें सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी है तो उसमें टेंशन ही नहीं है, क्योंकि खुद के इन पोलन ग्रेन्स है, वो तो कभी भी फर्टिलाइज कर नहीं पाएंगे। तो ये कुछ तरीके हैं जहां पर इमास्कुलेशन है वो कैसे कर सकते हैं या क्या तरीका है। अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आते हैं अपन। इमास्कुलेशन हो गया तो फिर तीसरा स्टेप है बैगिंग का। बैगिंग, बैगिंग का मतलब क्या है? जैसे आपके पास में एक प्लांट था और एक प्लांट पे जो फ्लावर लगा हुआ था वो लेट सपोज बाइसेक्सुअल था, और आपने क्या किया, उसके मेल पार्ट्स को हटा दिया, और अब ये प्लांट है वो कंप्लीटली, या अब ये फ्लावर जो है वो कंप्लीटली फीमेल फ्लावर है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको बटर पेपर की एक थैली बांधनी है। ये बटर पेपर का एक बैग है, बटर पेपर वाला बैग समझते हो? बटर पेपर बैग, ये जो अमूल के और इनके बटर नहीं आते छोटे छोटे पैकेट्स, उनके ऊपर, उनके अंदर जो कागज आता है, या सिंपल वे में ऐसे समझो मिठाई के डब्बों के अंदर कागज नहीं आता, वो वाला। इस बटर पेपर बैग के बारे में दो चार बातें हैं, वो आप समझ लीजिए। पहली बात, बटर पेपर का बैग बांध दिया, क्यों? फॉर प्रिवेंटिंग अनवांटेड पॉलिनेशन। हम नहीं चाहते कि यहां पर कोई भी पोलन ग्रेन आके गिर जाए, तो हमने ढक दिया बैग से,
अनवांटेड पॉलिनेशन अब नहीं होगा। अब हम बैग को उतारेंगे, फिर अपनी मर्जी के पोलन ग्रेन डालेंगे, फिर बैग लगा देंगे। ठीक है। दूसरा फायदा देखो क्या होता है। आप थोड़ा सा लॉजिकल चीज ऐसे समझो कि जो मिठाई के डब्बे हैं उनके अंदर बटर पेपर क्यों लगाते हैं? उसके 3 फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि मिठाई के डब्बों में बटर पेपर की वजह से मिठाइयों में मॉइस्चर नहीं आता ऐसे, वरना वो मिठाइयां जो गल जाएंगी क्योंकि मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो बटर पेपर का बैग क्या करता है? प्रिवेंट एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजेशन। मॉइस्चराइजेशन को रोकेगा। दूसरा, अगर मॉइस्चराइजेशन होता है तो फंगस अटैक होता है, और फंगस लग जाएगा तो खराब होगी चीज। तो ऑल्सो प्रिवेंट फंगल इन्फेक्शन। और लास्ट बात इसके लिए, बटर पेपर का बैग इतना मतलब पतला होता है और ये पोरस भी है, एयर इसमें से पास होती रहेगी, तो आराम से इस फ्लावर को एयर तो मिलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि एयर नहीं मिल रही है इसको, तो इससे एयर कैन पास। ये लो, बस इतना सा आपको ये करना है। तो ये हुआ हमारे पास में बैगिंग वाला स्टेप कंप्लीट, और बैगिंग इतना कर दिया अपन ने। अब और कुछ नहीं है। बैगिंग के बाद में टैगिंग कर दो। टैगिंग का मतलब क्या है? टैगिंग का मतलब यह है कि जो हमारा, मान लो ये तो है फ्लावर और ये पूरा प्लांट है, और इस फ्लावर को आपने बैग से ढक रखा है। अब आप क्या करो, इस प्लांट के ऊपर एक टैग लगा दो, और उस टैग के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन लिखनी है वो लिख दो। जैसे आप इसके ऊपर लिखोगे डेट ऑफ इमैस्कुलेशन। एक तो डेट ऑफ इमैस्कुलेशन लिखोगे कि कब आपने इमैस्कुलेशन किया। दूसरा, आप ये भी लिखोगे कि आप इसमें कब पॉलिनेशन कराओगे। ऐसे फिर बाद में कैसे पता चलेगा कौन से प्लांट में कब पॉलिनेशन कराना है? तो आप 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद डेट ऑफ फ्यूचर पॉलिनेशन ये भी लिखो इसके ऊपर कि आपको कब इसके ऊपर पॉलिनेशन कराना है। आप चाहो तो इसके ऊपर ये भी लिख सकते हो कि आपने इमैस्कुलेशन कैसे कराया, मेथड नेम ऑफ इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन का कौन सा मेथड आपने इसमें यूज किया है वो आप लगा सकते हो, और नेम ऑफ साइंटिस्ट। या जो आदमी कर रहा है ये वाला काम, उसका नाम भी आएगा ताकि उसको अपन ब्लेम कर सके बाद में, है ना। शाबाशी तो देंगे नहीं उसको, अगर मान लो सही नहीं हुआ तो उसको ब्लेम करेंगे कि भाई आपने किया था ये। तो ये काम तो अपन करते हैं। अब 5वां स्टेप देखो। 5वां स्टेप है पॉलिनेशन का। पॉलिनेशन, इस स्टेप में क्या किया जाता है? इस स्टेप के अंदर बैग हटाना है, पोलन ग्रेन डालने हैं, वापस बैग लगाना है, सिंपल। तो बैग रिमूव्ड, डिजायर्ड
पोलन्स आर स्प्रेड, स्प्रे कर दिया जाता है और फिर उसके बाद में रीबैगिंग कर दी जाती है। छठा स्टेप रीबैगिंग। अब ये रीबैगिंग कर देते हैं तो ये हुआ अपने पास में एक सिंपल सा प्रोसीजर। अब है ना, कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्लांट्स हैं जो एक दिन में स्पेशल टाइम पर ही खुलते हैं, मतलब स्पेशल टाइम तो कुछ नहीं है, प्लांट की स्पीसीज के अनुसार उनके फ्लावर के खुलने का कोई टाइम होता है। आप एक चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये तो काम आप अपने हाथ से कर रहे हो, मान लो ये आप नहीं करते तो नेचर में अपने आप भी होता ना, तो हर प्लांट स्पीसीज के लिए इसका कोई स्पेसिफिक टाइम रहता होगा। फॉर एग्जाम्पल मटर का प्लांट है, मटर का प्लांट मान लो सुबह 4 बजे खुलता है, इसका मतलब यह है कि मटर प्लांट के अंदर 4 बजे जो स्टिग्मा होती है वो सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होती है, 4 बजे के आसपास, ऊपर नीचे थोड़ा टाइम, उस समय स्टिग्मा सबसे अच्छी तरीके से पोलन को रिसीव करके उसे जर्मिनेशन के लिए प्रमोट कर सकती है। तो हमको इस चीज का फायदा उठाना पड़ेगा, हमको यही काम करना चाहिए कि भाई हम 4 बजे के आसपास ये काम करें ताकि पॉलिनेशन हमारा बेहतर हो सके। बस टाइमिंग का ध्यान रखना है। टाइमिंग ऑफ पॉलिनेशन मैटर्स, ये मैटर करती है टाइमिंग। अपने को लगता है कि क्या ही हो जाएगा इससे, पर ठीक है ये करनी चाहिए। तो ये है हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक, कुछ भी अलग से नहीं था, बस इमास्कुलेशन मेथड के अंदर मेरे को लगता है कुछ केमिकल्स वगैरह के नाम हैं वो आपको ध्यान रखने चाहिए। एंथेसिस की प्रोसेस है वो भी आपको क्या होती है उतना सा, और बाकी मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक में कोई बहुत ऐसे समझने समझाने वाली बात है। चलो अब अपन आते हैं अपने लेक्चर के दूसरे पार्ट के ऊपर, और दूसरा पार्ट है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन एंड हेटेरोसिस। ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है और हेटेरोसिस क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो आप इनब्रीडिंग की डेफिनेशन समझो। इनब्रीडिंग किसे कहते हैं? इनब्रीडिंग का मतलब होता है अपने जैसे जीनोटाइप वाले प्लांट के साथ क्रॉस करना, अपने जैसे जीनोटाइप वाले प्लांट के साथ क्रॉस करना, उसे इनब्रीडिंग कहते हैं। सो क्रॉस बिटवीन सिमिलर जीनोटाइप्स। फॉर एग्जाम्पल मान लो यदि आप कैपिटल टी का क्रॉस कैपिटल टी से कराते हैं, या आप कैपिटल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से कराते हैं, या आप स्मॉल टी का क्रॉस स्मॉल टी से कराते हैं, इन तीनों केसेस के अंदर ये तीन ही पॉसिबल है हमारी डेफिनेशन के अनुसार। क्रॉसिंग सिमिलर जीनोटाइप्स के बीच में होनी चाहिए, तो उसके अनुसार तो ये 3 केस संभव है। अब यदि ये 3 केस संभव हैं तो आगे देखो क्या होगा। यदि मैं पहले केस की बात करूं तो इस केस में जितने भी प्रोजेनी बनेंगे सारे के सारे कैपिटल टी बनेंगे, तो मतलब 100% कैपिटल टी बन रहे हैं। यदि मैं तीसरे केस की बात करूं तो इसमें सारे के सारे प्लांट से स्मॉल टी बनेंगे, यानी यहां पर भी 100% स्मॉल टी बन रहे हैं। और यदि मैं इस केस की बात करूं तो इस केस में
25% कैपिटल टी है, 50% कैपिटल टी स्मॉल टी है, और 25% वापस स्मॉल टी है। अब मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहला केस और तीसरा केस, इनमें तो हमेशा आपको होमोजाइगोट्स मिलेंगे। अब चाहे वो डोमिनेंट होमोजाइगोट हो या वो रिसेसिव होमोजाइगोट हो, वो एक अलग बात है, लेकिन आपको मिल गए होमोजाइगोट्स। दूसरा केस देखो, दूसरा केस है जिसके अंदर आपको 50% होमोजाइगोट्स मिलते हैं। 25% कैपिटल टी प्लस 25% स्मॉल टी, तो आपको 50% तो मिले होमोजाइगोट्स और 50% मिले आपको हेटेरोजाइगोट्स। ये आपको मिलेंगे यहां पे। तो आप एक चीज पे गौर करिए, यदि इनब्रीडिंग होती है तो आपको रिजल्ट में होमोजाइगोट्स मिलने चालू हो जाते हैं और समय के साथ ये होमोजाइगोट्स बढ़ेंगे। अब आप सोच के देखो, यदि आप इनकी सेल्फिंग कराओगे, इनकी, तो इनकी सेल्फिंग का मतलब हो गया ये, आपको वापस से 100% क्या मिलेंगे, कैपिटल टी। यदि आप इनकी सेल्फिंग कराओगे तो वापस से आपको 100% क्या मिलेंगे, होमोजाइगोट्स स्मॉल टी। और यदि आपने इनकी सेल्फिंग कराई तो आपको वापस से 25%, 50% और 25% मिलेंगे। अब यदि आप इसको ओवरऑल देखोगे ना, तो ये जो 25% है, ये एक्चुअली 25% नहीं है, ये 50% है, वो 25% है टोटल का। आप ऐसे समझो कि इस केस में, ये जो सेकंड वाला केस है, इस केस में जनरेशन वन के अंदर दो प्लांट है और दोनों के दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी है, यानी कि यहां पर है 0% होमोजाइगोट्स। 0% होमोजाइगोट है, कोई भी प्लांट यहां पर होमोजाइगोट नहीं है। ये हो गया अपना काम। अब यदि आप इसको एक बार सेल्फिंग कराते हो तो आपको पता है 25% कैपिटल टी 25% स्मॉल टी, और आपके पास में बचेंगे केवल 50% कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी यहां पर 50% होमोजाइगोट्स आ जाएंगे। एक ही बार में 50% होमोजाइगोट्स बन गए। यदि आपने इसको एक बार फिर से सेल्फिंग कराई, ये जनरेशन 2 है, ये जनरेशन 3 है, अगर आपने इसको एक बार और सेल्फिंग कराई तो इस सेल्फिंग के अंदर 75% हो जाएंगे होमोजाइगोट्स, टोटल का 75। अगर आपने एक और बार सेल्फिंग कराई तो फोर्थ जनरेशन के अंदर 82.5% होमोजाइगोट्स हो जाएंगे। हर बार होमोजाइगोट्स जितने भी हैं उनका 50% बढ़ रहे हैं और हेटेरोजाइगोट्स कम हो रहे हैं। तो अब आप समझ सकते हो इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का वैसे तो मतलब ही होता है टेंशन होना, गिरावट आना, इस तरीके से। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का क्या मतलब है? बाय रिपीटेड इनब्रीडिंग 50% homozygotes decrease and 50% by repeated inbreeding 50% heterozygotes decrease
and 50% homozygotes increase in every cross। हर क्रॉस के अंदर 50% हेट्रोजाइगोट्स कम होते जाएंगे। तो पहले मान लो 100% हेट्रोजाइगोट्स है, तो अगली बार 50 मिलेंगे, उसके अगली बार 25, उसके अगली बार 12.5%, उसके अगली बार 6.25%, ऐसे करके। इसे कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो देखो क्या होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, लिख लेते हैं अपन। बाय ईच सेल्फिंग, सेल्फिंग का मतलब इनब्रीडिंग, बाय ईच सेल्फिंग 50% homozygotes increase and 50% heterozygotes decrease। 50% होमोजाइगोट्स है वो डिक्रीज हो जाते हैं, 50% होमोजाइगोट्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये हुआ इनब्रीडिंग डिप्रेशन की डिप्रेशन। तो इससे अच्छा तो है आउटब्रीडिंग होनी चाहिए। आउटब्रीडिंग, आउटब्रीडिंग का मतलब क्या है? आउटब्रीडिंग का एक तो मतलब होता है रैंडम मैटिंग, रैंडम मैटिंग यानी किसी भी जीनोटाइप का किसी भी जीनोटाइप के साथ क्रॉस। तो इसमें तो ऐसा भी हो सकता है कि कैपिटल टी का क्रॉस कैपिटल टी से ही हो जाए, हो सकता है। पर जब आप पूरी पॉपुलेशन के अंदर बात करोगे ना रैंडम मैटिंग का, तो जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट पहले जो देखा था वैसा नहीं आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा ओवरऑल। या आप ये कर सकते हो कि क्रॉस बिटवीन डिसिमिलर जीनोटाइप्स, क्रॉस जो है वो डिसिमिलर जीनोटाइप्स के बीच में हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग से इंप्रूव होता है हेट्रोजाइगोट्स, इंक्रीज हेट्रोजाइगोट्स। हेट्रोजाइगोट्स इंक्रीज होते हैं यहां पे। अब एक और चीज बताता हूं, डार्विन ने एक स्टेटमेंट दिया था और वो स्टेटमेंट याद रखना। क्या स्टेटमेंट था डार्विन का, मैं आपको समझा देता हूं। देखो डार्विन ने ये कहा था कि जो इनब्रीडिंग होती है वो अननेचुरल और हार्मफुल प्रोसेस है। क्यों है वो तो आपने पीछे देख ही लिया। इन्होंने कहा कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन, इनके टर्म्स में लिख लेते, सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज एन unnatural and harmful प्रोसेस। अननेचुरल एंड हार्मफुल प्रोसेस होती है। तो ये डार्विन का स्टेटमेंट है, आप इसको उसी तरीके से याद रखें तो सही रहेगा अपना। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन हेटेरोसिस क्या होती है और ये किस तरीके से डिफाइन की जा सकती है। देखिए हेटेरोसिस का मीनिंग क्या होता है। हेटेरोसिस, सबसे पहले तो ये शब्द किसने दिया वो देख लेते हैं। तो द टर्म वॉज गिवन बाय शल 1914, इन्होंने दिया था। अब शल ने क्या कहा और किस तरीके से अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम
ऐसा ही होता है कि हेटेरोजाइगोट अपने दोनों टाइप के होमोजाइगोट से बेटर होता है, यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी से ज्यादा अच्छा कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, तो इसे हम कहते हैं हेटेरोसिस। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होगा। नो डाउट कई बार कई एग्जाम्पल्स ऐसे भी हैं जिसमें होमोजाइगोट ज्यादा बेटर है, तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट नहीं लगता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यही लगता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हेटेरोजाइगोट, और हेटेरोजाइगोट को बोलते हैं हाइब्रिड, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी इज बेटर देन होमोजाइगोट, यानी प्योर लाइन, यानी कि कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इस कंडीशन को बोलते हैं हेटेरोसिस। बस। अब इसी कंडीशन का एक और नाम है हाइब्रिड विगर। हाइब्रिड विगर, विगर का मतलब होता है ताकत या पावर। तो हाइब्रिड विगर या हेटेरोसिस क्या होता है, ये इतनी सी समझने वाली बात अपने की। तो ये हुआ अपने पास में हेटेरोसिस का कॉन्सेप्ट, इतना सही है बस डेफिनेशन। और ये शब्द किसने दिया, शायद ये पूछ ले, बाकी ये समझने की ही बात है। आपको एग्जाम के अंदर अगर कोई क्वेश्चन भी आया तो आपको देख के पढ़ के समझ में आना चाहिए कि भाई ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो हाइब्रिड प्लांट है वो ज्यादा अच्छा है, तो वो हेटेरोसिस या हाइब्रिड विगर का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही करना अपने को। थैंक यू।